हेलो एवरीवन। हमारी क्लास चल रही थी मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। ये आज हमारी लास्ट क्लास होगी जिसमें एक दो टॉपिक्स बच गए हैं, वो आज हम कवर करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के। बाकी के जो टॉपिक्स थे विथ न्यूमेरिकल्स हम लोग कर चुके थे, तो आज की जो लास्ट क्लास में है उसमें हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, मोलरिटी, मोलैलिटी, ये सब क्या होता है विथ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट जो हमारा टॉपिक है वो कवर कर लेंगे। तो नोट कीजिए टॉपिक मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन जैसे हमें कोई कहते N1 मोल्स ऑफ ए और ये N2 मोल्स ऑफ बी, यानी कि ए के मोल्स है N1 और बी के मोल्स है N2। यानी कि कोई हमसे कहते कि मोल फ्रैक्शन बताइए ए का, तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे टोटल मोल्स जो है, टोटल मोल्स में से ए के मोल्स निकालने, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जैसे ए का हमसे पूछ लिया तो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बाय टोटल मोल्स, यानी कि टोटल मोल्स में से ए के मोल फ्रैक्शन निकालना। ठीक है, तो कितने हैं? N1 बाई N1 प्लस N2, और ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। यहाँ पे हमने निकाल लिया ए के। अब हमसे पूछता है कि बी के मोल फ्रैक्शन निकालिए, तो बी के मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो सेम एज इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बाय टोटल मोल्स, यानी कि टोटल मोल्स में से बी के मोल फ्रैक्शन निकालना। तो वही सेम फॉर्मूला x बाई बी इक्वल टू N2 बाई N1 प्लस N2। ये a के मोल फ्रैक्शन आ गए और ये b के मोल फ्रैक्शन आ गए। अब a और b के मोल फ्रैक्शन से हमारे पास क्या आया? XA प्लस XB। ये a के मोल फ्रैक्शन, ये b के मोल फ्रैक्शन, और ये किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो ये हमें न्यूमेरिकल्स में काफी हेल्पफुल होगा। क्या होता है मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन जो होता है किसी भी, जैसे a जो मॉलिक्यूल हुआ या b जो हुआ, उनके मोल फ्रैक्शन निकालना। कितने में से? टोटल मोल्स में से। टोटल मोल्स में a का कितना हिस्सा है, टोटल मोल्स में से b का कितना हिस्सा है, इन दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 1 के बराबर है। अब इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब तक आप पहले इस कॉन्सेप्ट को नोट कीजिए। इसके बाद एक न्यूमेरिकल करवाते हैं हम लोग। नोट कर लिया होगा भाई आप लोगों ने कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है, ए के मोल फ्रैक्शन कैसे निकलते हैं, बी के मोल फ्रैक्शन कैसे निकलते हैं, और एक्स और बी की वैल्यू जो होती है वो 1 के बराबर होती है। अब क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन का, इसको नोट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास 3 मोल एक्स के हैं प्लस 4 मोल वाई के हैं, 2 मोल वाई के हैं, 3 मोल जेड के हैं, 1 मोल एक्स का है, 4 मोल जेड के हैं। तो फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स, वाई और जेड। हमें एक्स, वाई और जेड के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम नोट करेंगे, देखिए सबसे पहले नोट करते हैं कि एक्स के कितने हैं, एक्स के मोल कितने हैं, 3 इसके और 1 यहाँ पे, तो 4 हो गए एक्स के। वाई के या आप लोग एक साइड में नोट कर लीजिए कि कितने कितने हैं। वाई के हैं 4 और 2 6, और जेड के 3 और यहाँ पे 5 8। ठीक है, हमारे पास x के 4 हैं, y के 6 आ गए और z के 8 आ गए। इन तीनों को टोटल करेंगे तो कितने मोल फ्रैक्शन है? 18 टोटल मोल्स होंगे।
टोटल मोल्स है हमारे पास 18। अब हमसे इसने पूछा है कि x के मोल्स बताइए, y के बताइए और z के मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए। तो क्या होगा, कैसे निकाले थे मोल फ्रैक्शन ऑफ x, यानी कि टोटल में से x का कितना हिस्सा है 4, तो क्या आ गया 4/18। ठीक है, अब पूछता है y का मोल फ्रैक्शन, y का कितना हिस्सा है 6, तो 6/18। z का पूछता है, z का कितना है 8/18। तो ऐसे निकलता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम हमारे पास जो x का हिस्सा है वो लिखेंगे 3 इसके और 1 इसका 4, y के लिखेंगे 4 इसके 2 इसके 6, z का लिखेंगे 5 इसके 3 इसके 8। ठीक है, फिर उसके बाद टोटल मोल्स हमारे पास कितने हैं वो लिखेंगे। वो करने के बाद हमसे पूछता है कि हाँ मोल फ्रैक्शन बताइए x का, y का और z का। तो मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ a बाय टोटल मोल्स, यानी कि x y z किसी का भी मोल्स हमें निकालना है, टोटल मोल्स में से उसका कितना हिस्सा है। तो x का हमारे पास यहाँ पे हिस्सा है 4, कितने में से 18 में से, y का है 6, कितने में से 18 में से, z का हमारे पास है 8/18। ठीक है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जो है इसी टाइप के, इसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो अभी करेंगे, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा भाई स्क्रीनशॉट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोल फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, हमारे पास कंटेनर है a प्लस बी, कंटेनर x, b प्लस सी कंटेनर y और c प्लस a कंटेनर z। कंटेनर x में 6 मोल्स है, कंटेनर y में 10 मोल्स है और कंटेनर z में 27 मोल्स है। ठीक है, अब आगे हमें दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ a एंड b इन x कंटेनर आर 1/3 एंड 2/3। मोल फ्रैक्शन ऑफ b एंड c इन y कंटेनर आर 4/3 एंड 1/5। मोल फ्रैक्शन ऑफ c एंड a इन z कंटेनर आर 8/9 एंड 1/9। तो फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ a, b एंड c इन फाइनल मिक्सचर। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है a का, b का और c का फाइनल मिक्सचर में से। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, निकालते हैं हम मोल्स ऑफ a के निकालेंगे सबसे पहले। तो कौन से कंटेनर में है, मोल फ्रैक्शन ऑफ a इन x कंटेनर में कितना है 1/3 और कितने मोल्स है x कंटेनर में 6 इंटू 6 प्लस, फिर कौन से कंटेनर में है z में, तो 1/9 इंटू कितने मोल्स है z में 27। ये आ गया हमारे पास a का। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, हमारे पास वैल्यू आएगी 5। ठीक है, अब हम निकालेंगे b के मोल्स, मोल फ्रैक्शन है भाई ये मोल फ्रैक्शन ऑफ a और मोल फ्रैक्शन ऑफ b। ठीक है, ये b के हैं, तो b के कैसे निकालेंगे, वही सेम, b में कितना है 2/3 और कितने मोल्स हैं 10 मोल्स, प्लस दूसरा b कहाँ पे है इसमें, तो 4/5 और कौन से कंटेनर में y में। ठीक है, 4/5 इंटू 10, हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी सोल्व करने के बाद, हमारे पास आएगी 12। ठीक है, अब c के निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ c। ठीक है, तो c कहाँ पे है, c है y में 1/5 इंटू 10 प्लस 8/9 इंटू 27। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 26। अब टोटल मोल्स कितने आए, टोटल मोल्स जब इनको जोड़ेंगे 26, 12 और 5 को तो आएंगे 43। अब
आपसे पूछते हैं कि मोल फ्रैक्शन बताइए ए का। जब ए का निकालेंगे यानी कि एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए, तो कितना आएगा 5/43। ठीक है, बी का निकालेंगे, बी का 12/43 और सी के मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो 26/43। ठीक है भाई, आए समझ में। हमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मोल फ्रैक्शन निकालने होते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। टोटल मोल्स में से किसी भी वैल्यू का अगर पूछा है, जैसे ए का पूछा है, बी का पूछा है, सी का पूछा है, उसका कितना हिस्सा है टोटल मोल्स में से, यानी कि मोल फ्रैक्शन टोटल मोल्स में से, जैसे एक्स का कितना हिस्सा है, ठीक है, वाई का कितना हिस्सा और जेड का कितना हिस्सा है, ये होता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ले लिया होगा भाई स्क्रीनशॉट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ मरकरी वेपर। डेंसिटी ऑफ मरकरी वेपर विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 6.92, देन फाइंड द एटॉमिसिटी ऑफ मरकरी वेपर। भाई ये क्वेश्चन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिसिटी जो है वो होती क्या है। क्या होती है एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स होंगे। ठीक है, इसको साइड में नोट कर लीजिए कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें डेंसिटी दे रखी है मरकरी वेपर के, किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो एयर में क्या क्या होता है हमारे? ऑक्सीजन होती है और क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन का कितना परसेंट होता है? 20% और नाइट्रोजन का होता है 80%। ठीक है, ये दोनों आ गए। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है डेंसिटी ऑफ मरकरी वेपर विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 6.92, यानी कि 6.92 दोनों के रेस्पेक्ट में दे रखी है। तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट होगा। मॉलिक्यूलर वेट किसका? मरकरी वेपर का। ये मरकरी वेपर का और ये एयर का वेट ऑफ एयर। तो कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट एयर का। कैसे निकालेंगे? 20 इंटू 16 इंटू 2 32 प्लस 80 इंटू 28। नाइट्रोजन का 14 होता है तो 14 इंटू 2 28 बाई कितना? 100। 80 प्लस 20, इसको सोल्व करेंगे तो 28.8 के अप्रोक्स आएगा, यानी कि 29 इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा। तो कैसे होगा सोल्व? 6.92 बाई मरकरी वेपर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? मरकरी वेपर का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो होता है 200x बाई 29। ठीक है, यहां से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो आएगी 1। तो भाई हमने अभी तक जो पढ़ा है वो मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है कि मोल फ्रैक्शन जो होता है वो होता क्या है। ठीक है, क्या इसके कॉन्सेप्ट है, क्या इसके न्यूमेरिकल्स है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। लगभग 4 टाइप की कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं, वो एक एक हम पढ़ेंगे। क्या होता है सॉल्यूशन, क्या होता है सॉल्वेंट, क्या होता है सोल्यूट, क्या होता है और उसके न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं। ठीक है भाई, तो इस पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। भाई नोट कर लिया होगा वो क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है? कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, 4 टाइप की कंसंट्रेशन टर्म्स होती है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी होगी? वेट बाय वेट परसेंट फर्स्ट है। सेकंड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। थर्ड है वॉल्यूम बाय वेट परसेंट। ठीक है, और फोर्थ है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। अब ये कंसंट्रेशन हम किसके अंदर देखते हैं? सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन क्या होता है? किससे मिलके बनता है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन मिलके बनता है सोल्यूट प्लस
सोलवेंट से। अब पानी के अंदर किसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है? सोल्यूट की, और सोलवेंट की कम होती है। ये देख के हमें पता चल जाता है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर हमें दे देते हैं कि सोल्यूट ज्यादा है या सोलवेंट ज्यादा है, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ आया कि सोलवेंट ज्यादा है तो हमें वही मानना पड़ेगा। वैसे बाकी हम आमतौर पे देखते हैं तो सोल्यूट ज्यादा होता है और सोलवेंट कम होता है। सोलवेंट जो होता है वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब कैसे देखते हैं हम लोग? जैसे हमसे पूछ लिया, ये पूछते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है कि ये है सॉल्यूशन, ठीक है, इसके अंदर हमसे पूछता है कि कितने ग्राम या एमएल या एमएल होगा या ग्राम होगा, कुछ भी होगा, कितने परसेंट सॉल्यूशन में है। तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन जो है ये 100 सॉल्यूशन होते हैं। इसका मतलब 100 सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्राम या एमएल सोल्यूट इन्वॉल्व होता है। जैसे हम लोग नोट पहला जैसे नोट कीजिए x% NaCl है, x% NaCl बाय वेट। अब इसका हमें दिया हुआ होता है या तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देंगे क्वेश्चन में, या वेट बाय वेट देंगे। जैसे हमने लिख दिया वेट बाय वेट, तो इसका मतलब क्या हुआ, कितना ग्राम या एमएल सोल्यूट है। अगर वेट आ गया तो वेट की यूनिट क्या होती है? ग्राम। ठीक है, तो कितना होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है? x ग्राम NaCl है। ठीक है भाई, इसका मतलब हमें समझ में आना चाहिए, तभी हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स के क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए 4 टाइप की कंसंट्रेशन टर्म्स होती है, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट या वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये किस पे डिपेंड होता है? ये सॉल्यूशन पे डिपेंड होता है। सॉल्यूशन का मतलब होता है कितना उसमें सोल्यूट और कितना सोलवेंट है। ठीक है, अब सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है। जैसे हमने क्वेश्चन दे दिया x% NaCl का वेट बताइए, वेट बाय वेट से पूछते हैं, तो सॉल्यूशन का मतलब होता है 100 सॉल्यूशन। ठीक है, 100 सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूशन सोल्यूट जो है वो मिला हुआ है। तो हम देखेंगे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर यहाँ जो ग्राम है ये डिपेंड किस पे करता है? वेट पे। ठीक है, ये वेट है तो यहाँ पे ग्राम की वैल्यू यूनिट आ गई। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे भी वेट है तो यहाँ पे x ग्राम NaCl आ गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ग्राम आया। अगर यहाँ पे वॉल्यूम होता तो यहाँ पे x ml NaCl आता। ठीक है, यह आया समझ में। अब इसी पैटर्न की हम एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक आप। ठीक है, भाई ये 3 है, इसको कैसे सोल्व करेंगे उसी पैटर्न में है ये। ठीक है, x% H2SO4 का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमें दे रखा है। ठीक है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दे रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ ml इसलिए आया क्योंकि यहाँ वॉल्यूम है और इसके अंदर कितना सोल्यूट है? x ml H2SO4। ठीक है, सेकंड है x% NaCl, या वॉल्यूम है सॉल्यूशन की जगह, तो 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, और कितना सोल्यूट मिला हुआ है इसके अंदर? x ग्राम, क्योंकि यहाँ W है तो x ग्राम NaCl। ठीक है, थर्ड है 100 ग्राम सॉल्यूशन है हमारे पास, क्योंकि यहाँ W है और यहाँ वॉल्यूम है सोल्यूट में, तो x ml H2SO4। ठीक है भाई, ये आना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि इन्हीं पे डिपेंड करता है हमारे आगे आने वाले क्वेश्चंस। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, नोट कीजिए। हाउ मच वाटर should be added in 5 ग्राम यूरिया to obtain
5 ग्राम यूरिया टू ऑब्टेन 8% वेट बाय वेट सॉल्यूशन। तो कैसे निकालेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन? वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि 5 ग्राम तो हमें दिया हुआ है, इसके अंदर कितना पानी हम इन्वॉल्व करें, ठीक है। अब कितने परसेंट पे, कितना परसेंट यूरिया ऑब्टेन हुआ? 8/100। और वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है? 5। तो 5 + W = 500/8, ठीक है। ये आ गया। अब यहां से W की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 57.5 ग्राम, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 25 ग्राम ऑफ CuSO4 0.5 H2O टू ऑब्टेन 8% CuSO4 सॉल्यूशन, ठीक है। उसके अंदर हमें पूरे पानी का ग्राम दिया हुआ था, इसके अंदर CuSO4 0.5 H2O टू ऑब्टेन 8% CuSO4, इसके अंदर से 8% CuSO4 सॉल्यूशन निकलता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ CuSO4 0.5 H2O, ठीक है। इसके मोल्स कितने होंगे? 25 CuSO4 के कितने होंगे? 249.5। अब किसके निकालेंगे? इसमें से मोल्स निकालेंगे CuSO4 के। CuSO4 के मोल्स निकालेंगे तो हमारे पास आएंगे 25/249.5 इंटू 159.5, ठीक है। ये आ गया। अब इसका कितना आ जाता है? 16 ग्राम। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि 25 ग्राम तो दिया हुआ है, इसके अंदर पानी अगर हम ऐड कर देते हैं CuSO4 में तो कितने CuSO4 आते हैं? 16। तो 25 + W और 16 × 100/8। तो W की वैल्यू कितनी आती है? W की वैल्यू आती है 175 ग्राम। ये कंसंट्रेशन टर्म्स का क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे कि मोलैरिटी होती क्या है। भाई कंसंट्रेशन हमने पढ़ ली, मोल फ्रैक्शन हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास दो टर्म आती है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी होती क्या है। काफी लोग मोलैरिटी और मोलैलिटी को लेके कंफ्यूजन में रहते हैं। तो सबसे पहले मोलैरिटी कीजिए, ठीक है। मोलैरिटी क्या होती है, ठीक है। ये डिनोट होती है एम टर्म से, एम कैपिटल से, ठीक है। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स present in 1 liter of solution, ठीक है। ये होता है मोलैरिटी। अब मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी जो होती है ये स्मॉल लेटर से डिनोट होती है, यानी कि छोटे एम से, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इट इज द नंबर of moles present in 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट, यानी कि 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट पे कितने नंबर ऑफ मोल्स है, और उसका है कि कितने लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो इन दोनों के अंदर काफी लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। अब जो हमारा मोल जो कॉन्सेप्ट जो टॉपिक है उसकी सारी टर्म्स जो है, सारे न्यूमेरिकल्स है, सारे जितने भी टॉपिक्स है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी वो थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर होंगी। इनमें जो भी डाउट हो वो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके कुछ 1-2 न्यूमेरिकल्स बचेंगे, वो हम कभी भी कोई भी क्लास लेके उसमें कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे, ठीक है भाई।